Hi guys, welcome to Achievers Online Education Platform. You know me very well, I am Sakshi Chawla. Today we will discuss about profit and gain from business or profession. So guys, happy Holi to you all. आई होप आपको बाकी की वीडियोस जितने भी हम हेड कवर कर चुके हैं मोस्ट ऑफ इनकम टैक्स कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये कंसेप्ट। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं अपने हेड की तरफ, दैट इज़ पीजीपीपी। गाइस आपको इस सेट के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे आज हम एक, जिसमें हम इनकम भी कमाएंगे, एक्सपेंडिचर भी होंगे। हम अपनी इनकम में से देखेंगे कौन कौन से एक्सपेंडिचर डिडक्ट करते हैं, कैसे हमने गवर्नमेंट के हाथ से पैसा बचाना है, कैसे हम गवर्नमेंट को पैसा कम दे पाएंगे। अब मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, शार्क टैंक का सीज़न चल रहा है, इतना बड़ा बिजनेस ओपन कर रखा है मैंने, करोड़ों की इनकम आ रही है, क्या मैं पूरी इनकम पे टैक्स पे करूँगी? नहीं। तो हमें क्या करना होता है, हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिज़नेस के, उन्हें लेस करना होता है। तो हमारे बिज़नेस के कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें हम लेस कर सकते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है, हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो बेटा आप कुछ नया सीखेंगे, इसके अंदर एक ऐसी गेम देखेंगे कि जहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का कैसे बैलेंस किया जाता है। तो इस हेड का नाम होता है शॉर्ट फॉर्म में पीजीबीपी। इट इज़ द थर्ड हेड ऑफ इनकम टैक्स, जो हम 5 हेड करते हैं, दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये अमेंडमेंट्स हैं, आपको गिवन है। ये जब हम लास्ट में वापस आएंगे रिकैप के लिए, तब हम यहाँ अमेंडमेंट भी चेक करेंगे कि कौन कौन से नए अमेंडमेंट हुए हैं इस हेड में। तो आप पहले ये देखिए, प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है। प्रॉफिट, गेन, बिजनेस और प्रोफेशन, सोचो क्या है। सोच लिया? ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। प्रॉफिट्स होता है कि जैसे हमने ना क्या किया, गुड्स बनाई, सेल की, 100 रुपीज़ कॉस्ट है, 150 में सेल कर रहे हैं, 50 रुपीज़ क्या है हमारा प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज़ योर प्रॉफिट। गेन क्या है? गेन होता है जैसे कि ना मैंने कोई एसेट सेल किया है, कैपिटल गेन की बात करूँ तो मैं, जैसे मैंने कोई एसेट सेल की है, 10 लाख की खरीद के 20 लाख में बेचती, वो मेरे को गेन हो गया। समझ में आया? लेकिन इस हेड में प्रॉफिट और गेन को आप इक्वल लेके चल रहे हो, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस क्या होता है? जहाँ पर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो फिर सेल करते हो, दैट इज़ योर बिजनेस। प्रोफेशन क्या है? जहाँ पर आप अपनी वोकेशनल एक्टिविटी, आपकी स्किल बेस्ड एक्टिविटी का यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं प्रोफेशन। बिजनेस मीन्स द परचेज एंड सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ ए कमोडिटी विद ए व्यू टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ अर्जित करने के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कमोडिटीज़ की, उसको हम बिजनेस बोलेंगे। इसके अंदर ट्रेड भी आता है, कॉमर्स भी आती है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बिजनेस के अंदर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो। अब मैं बोलूँ कि बिजनेस साइड में टैक्स लगने के लिए कि एक साल में पूरा कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बिजनेस चलते ही रहना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आज मैंने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड किया, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने पूरे साल में एक ही ट्रांजैक्शन किया, तो भी मुझे उस एक ट्रांजैक्शन पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देर आर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ बिजनेस एंड दैट इट शुड बी कैरीड ऑन परमानेंटली। ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजनेस परमानेंटली कैरी ऑन किया जाना चाहिए तभी वो बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, या आप अल्टरनेटली बिजनेस कर सकते हो, जैसे पूरे साल में सिर्फ एक ही बार हमने एक ही ट्रांजेक्शन किया, उसको भी बिजनेस बोलेंगे। तो जी, उसको भी बिजनेस बोलेंगे। नीदर रिपीटेशन नॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन इज नेसेसरी। प्रॉफिट ऑफ एन आइसोलेटेड, यानी कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। क्लियर हो गई बात? बिजनेस के अंदर एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट देखने वाली होती है कि हमारा इंटेंशन क्या होता है। हमारा इंटेंशन होता है कि हमने बिजनेस करना है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, परचेजिंग, सेलिंग एक्टिविटी करनी है, हमारा मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आवर बिजनेस। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन मीन्स द एक्टिविटी फॉर अर्निंग लाइवलीहुड विच रिक्वायर इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल। प्रोफेशन होता है जहाँ पर आपकी स्किल का यूज़ किया जा रहा है, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल का, जिससे आप अपने आजीविका को कमा पाते हो, आप अपनी लाइवलीहुड, आप अपनी आजीविका को कमा पा रहे हो, आप अपनी स्किल का यूज़ करके। लॉयर, डॉक्टर, टीचर, ऑडिटर, डांसर, म्यूजिशियन, ये सब क्या कर रहे हैं? अपना प्रोफेशन है इनका।
ये अपनी प्रोफेशनल स्किल्स का यूज़ करके क्या करते हैं, जहाँ पर वोकेशनल स्किल का यूज़ करके कोई काम किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोफेशन। क्लियर हो गई बात। प्रोफेशन के अंदर वोकेशन इंक्लूड होता है। वोकेशन मीन्स व्यवसाय, जिसके अंदर आप अपने हाथ से कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके क्या कर रहे हो, आप अपनी आजीविका कमा रहे हो। परफॉर्म इन ऑर्डर टू अर्न लाइवलीहुड, दिस इज कॉल्ड अर प्रोफेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमें मीनिंग समझ में आ गया, प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, बिजनेस क्या है और प्रोफेशन क्या है। अब हम पीजीबीपी हेड के अंदर अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट क्या है, एसेट्स क्या होती हैं, डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, पार्शियल डेप्रिसिएशन क्या होता है, इनकम कौन कौन सी होती है हमारी, और हमारे एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, कौन से हमारे एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं, कौन से डिसअलाउड हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट से। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एसेट्स। ये मैक्सिमम टाइम कंसेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लॉक ऑफ एसेट में किस रेट से कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स ऐसे ग्रुप ऑफ एसेट जहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो सेम रेट से चार्ज होता है। 4 एसेट है, चारों के ऊपर सेम रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो हम अगर अलग अलग सब पे डेप्रिसिएशन लगाने बैठ गए हम तो पागल ही हो जाएंगे, इतनी सारी एसेट होती हैं, हम सब पर इकट्ठा का एप्रिसिएशन क्यों ना लगा लें। तो मान लीजिए मेरे पास बिल्डिंग भी है, मशीनरी भी है, प्लांट भी है, फर्नीचर भी है, सब पे 10-10% का डेप्रिसिएशन है मान के चलो। तो मैं इन चारों को ऐड करके इकट्ठा डेप्रिसिएशन लगा दूंगी, रादर देन कि चारों को क्या करूँ, अलग अलग करूँ। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉल्ड ब्लॉक ऑफ एसेट। अब इस एसेट के अंदर कौन कौन आएगा, टेंजिबल एसेट भी आती हैं और इनटेंजिबल एसेट भी आती है। लेकिन एक नया अमेंडमेंट क्या हुआ है कि गुडविल को इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। 2021 में ये अमेंडमेंट आया है कि गुडविल को इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद मैं बात करती हूँ पार्शियल डेप्रिसिएशन की। पार्शियल डेप्रिसिएशन होता है जैसे नॉर्मली ना हमारे पास फुल डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फुल डेप्रिसिएशन कैसे कि मेरे पास जो असेट है पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगाती हूँ मैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई असेट मेरे पास 6 महीने से कम यूज़ हुई है, यानी कि अगर वो एसेट 180 दिन से कम यूज़ की गई है तो डेप्रिसिएशन की रेट हाफ हो जाती है। अगर मान लीजिए 10% डेप्रिसिएशन की रेट है और वो एसेट मैंने सिर्फ 4 महीने यूज़ किया तो रेट लग जाएगी 5%। दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल डेप्रिसिएशन। तो ब्लॉक ऑफ एसेट समझ में आ गया, पार्शियल डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन रेट्स की। आपको पता है कि बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। बिजनेस जो अपना टैक्स कैसे बचाता है, डेप्रिसिएशन दिखा के बचाता है, भाई डेप्रिसिएशन लेस करता है। अब डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो कितना डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, कौन सी एसेट पर कितने % से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। जो हमने ब्लॉक ऑफ एसेट अभी पढ़ा है उसके अंदर ब्लॉक का मतलब मैंने बताया कि जो सेम रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो पूरा ब्लॉक बन जाता है उन एसेट्स का। तो यहाँ पर हम पहले ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वेरी फर्स्ट स्टेप में आता है कि रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट ऑन फर्स्ट डे ऑफ PY का मतलब प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में पूरे ब्लॉक की पहले दिन कितनी वैल्यू है, ऐड कर देंगे। साल के दौरान हमने कोई नई एसेट परचेज की, लेस कर देंगे। साल के दौरान हमने कोई एसेट सेल की, निकल के आ जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 एसेट हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, चारों 10-10 लाख की है। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई ब्लॉक की, 40 लाख हो गई। साल के दौरान मैंने एक फर्नीचर खरीद लिया 10 लाख का, टोटल कितनी वैल्यू होगी ब्लॉक की, 50 लाख। मैंने एक फर्नीचर बेच दिया, कितनी वैल्यू बच गई, 40 लाख। ये आ गई आपकी 40 लाख वैल्यू जो यहाँ निकल के आई है। इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। उसके बाद मैं बात करती हूँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये रेट्स लर्न करनी पड़ेंगी आपको। ये ब्लॉक ऑफ एसेट के लिए आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दी गई हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट है, यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से ये रेट्स है। तो बिल्डिंग के ऊपर कितने % से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये लर्न करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बिल्डिंग के अंदर कितनी एसेट का ब्लॉक बना हुआ है, 4 एसेट का। देखिए बिल्डिंग में विच आर यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग्स हाउसेस, कि जो बिल्डिंग्स हैं वो यूज़ की जाती है स्पेशली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सेकंड में बिल्डिंग अदर देन दोज यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं की जाती उनके लिए 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे।
तीसरा है कि बिल्डिंग है जो एक्वायर की है आफ्टर 31 अगस्त 2002 के बाद फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी एंड प्लांट forming part of water supply project or water treatment system and which is put to use for the purpose of business of providing infrastructure facilities। कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो बिल्डिंग यूज़ की जाती है उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 40% का। और जो टेम्परेरी इरेक्शन वुडन स्ट्रक्चर के लिए लकड़ी के काम के लिए जो मशीन बिल्डिंग यूज़ की जा रही है उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 40% का। तो हमारे पास 4 रेट है अलग अलग। रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो बिल्डिंग यूज़ की जा रही है 5% का डेप्रिसिएशन घटेगा। जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के अलावा बिल्डिंग यूज़ की जाती है 10%, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है 40% और वुडन स्ट्रक्चर में यूज़ की जाती है तो भी 40%। तो ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी रेट्स। फर्नीचर और फिटिंग पे कितने का डेप्रिसिएशन है 10% का। मशीनरी और प्लांट पर कितने का डेप्रिसिएशन है भाई 15% का जनरल रेट से। लेकिन स्पेशल रेट के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, स्पेशल रेट के अंदर आ जाएगा मशीनरी एंड प्लांट के अंदर मोटर कार का, कि मोटर कार है अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग दैम ऑन हायर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020। कहते हैं कि मोटर कार का अगर आपका कोई अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस, कि आपके पास आपकी कोई खुद की पर्सनल गाड़ी है, आप उसका बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो तो खुद की गाड़ी का 30% डिडक्शन करोगे डेप्रिसिएशन का। लेकिन अगर आप उस मोटर कार का यूज़ कर रहे हो मोटर टैक्सी में, लॉरी में, बिजनेस के अंदर, जैसे कि उबर ओला टैक्सी वाले हैं तो अपना बिजनेस करते हैं टैक्सीज़ का, तो वहाँ पर 45% का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एरोप्लेन एजेंसीज के केस में 40% की डेप्रिसिएशन रेट है। मोटर कार एक और आ गई, अब ये 1990 के बाद एक्वायर की गई है, ठीक है जी, यहाँ पर डेट का डिफरेंस है तो यहाँ पर रेट कितनी हो जाएगी 15% की। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस बना रहे हैं हम तो उनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन रेट कितनी 40% की। अगर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड मशीनरी बना रहे हो तो उनसे रिलेटेड रेट कितनी 40%। आगे है बुक्स बना रहे हो प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए, बुक्स बीइंग एनुअल पब्लिकेशन वाली बुक्स बनती हैं या अदर बुक्स जैसे कॉमिक बुक बनती है या फिर जैसे HC मल्होत्रा इनकम टैक्स की बुक बनती है, ये हर साल बनती है तो इनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है 40% है। उसके बाद कहता है कि बुक्स ओन्ड बाय SSC कैरिंग ऑन ए बिजनेस इन रनिंग लैंडिंग लाइब्रेरी। अब मेरी बुक्स की लाइब्रेरी है, मैं लाइब्रेरी वाली बुक्स के ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लेस करूँगी ना, कि भाई मेरा बिजनेस है बुक्स का, मैं क्या करती हूँ मैंने लाइब्रेरी बना के छोड़ रखी है, बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आते हैं पढ़ते हैं और चले जाते हैं, तो लाइब्रेरी की बुक्स फटती तो हैं तो उसके ऊपर भी कितना % डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकती हूँ मैं 40%। तो ये थी मेरी मशीनरी एंड प्लांट की रेट्स। उसके बाद मैं बात करती हूँ कंटेनर्स मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक यूज्ड इन रिफिल्स। कि जो ये कंटेनर बनाए जाते हैं इसके बिज़नेस में भी 40% है, कंप्यूटर में भी 40% की रेट है, बाकी ये सभी 40% वाले हैं। चाहे आप लाइफ सेविंग इक्विपमेंट बनाइए, रीन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस बनाइए, सोलर प्लांट लगाइए, विंड मिल्स का बिज़नेस करो, पंप्स का करो, सोलर कुकर का करो, हाई बायोगैस प्लांट्स का करो बिज़नेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिज़नेस करो, आप कोई भी बिज़नेस करो, बाकी सभी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी के केस में 40% की डेप्रिसिएशन रेट चार्ज होती है। अब शिप्स की बात करते हैं हम। शिप्स की बात के अंदर क्या होगा, जो ओशन गोइंग शिप्स होती हैं, समुद्री जहाज होते हैं जो हमारे 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वेसल्स हैं इनमें भी 20% का चार्ज करेंगे। इनलैंड वाटर वाले हैं जो स्पीड बोट वाले नहीं हैं उनके अंदर भी, और जो स्पीड बोट वाले हैं उनके अंदर भी, सभी शिप्स के अंदर 20% की डेप्रिसिएशन रेट चार्ज होगी। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट पर 25% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, चाहे वो कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर विच इज़ एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 31 मार्च 1998। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से इंटेंजिबल एसेट में गुडविल को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि गुडविल पर कितने % डेप्रिसिएशन लगता है तो भाई 2021 के बाद गुडविल को तो एक्सक्लूड ही कर दिया गया इस डेप्रिसिएशन वाले केस से। क्लियर। तो आप यहाँ तक देखिए, रटना नहीं है, बस समझ समझ के याद करते चलो। ये सारी आपकी डेप्रिसिएशन की रेट्स थी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बारी रिकैप हो जाए। बिजनेस का मीनिंग क्या है, प्रोफेशन का क्या है, प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है। उसके बाद बात करती हूँ ब्लॉक ऑफ असेट पार्शियल डेप्रिसिएशन की। जैसे अभी मैंने बताया कि 25% डेप्रिसिएशन लगेगा इंटेंजिबल असेट पर। अब मान लीजिए कोई नो हाउ और पेटेंट है, 6 महीने से कम की असेट है हमारे पास में, 6 महीने से कम हुआ है उस पेटेंट को करवाए हुए, तो क्या 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? नो। 180 दिन से कम अगर कोई एसेट यूज़ की हुई है तो हम उसका आधा डेप्रिसिएशन कर देते हैं, यानी कि 25 का आधा 12.5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे।
ब्लॉक ऑफ एसेट में बता ही दिया, जो सेम रेट से डेप्रिसिएशन वाली एसेट होती है उनको एक ब्लॉक में डाला जाता है। उसके बाद ये अलग अलग एसेट्स हैं, उनके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनसे आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपको बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट और गेन होता है किसी भी प्रोफेशन से किसी भी बिजनेस में प्रीवियस ईयर में एट एनी टाइम, वो आपका क्या माना जाएगा, रेवेन्यू माना जाएगा, टैक्सेबल होगा वो। द फॉलोइंग इनकम आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर दैट पीजीबीपी। तो ये सारी इनकम्स है आपकी, ये इनकम्स चार्ज होने वाली हैं पीजीबीपी एड में। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू, सेकंड वन इज एनी कॉम्पनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय। अगर आपको कोई कंपनसेशन रिसीव होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे और उस कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया, या फिर आपकी पोजीशन चेंज कर दी, या फिर आपको उस कंपनी ने निकाल दिया, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलता है तो वो कंपनसेशन भी आपका रेवेन्यू माना जाता है। एनी पर्सन मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी इन कनेक्टिंग विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट ऑफ द और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू। कि अगर वो पर्सन उस कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा था और कंपनी ने क्या किया, उसको टर्मिनेट कर दिया, तो उस केस में कंपनी जितना कॉम्पनसेट पे करती है वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद है जी थर्ड, इनकम ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन की कोई इनकम होती है, जैसे कि इनकम डेराइव्ड बाय ट्रेड एसोसिएशन और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय इट्स मेंबर्स। उसके बाद रिसिप्ट इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड। अगर हमारे बिजनेस में फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हमने कुछ कमाया है, तो जैसे हमने लाइसेंस ले रखा है फॉरेन ट्रेड करने का, फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने का, और हम अपना लाइसेंस सेल कर देते हैं, तो उसको सेल करने के बदले में जो इनकम आएगी वो भी हमारी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। अगर हमारे को कैश असिस्टेंस, कोई सब्सिडी मिल रही है, कोई अदर बेनिफिट मिल रहा है एक्सपोर्ट करने से, तो वो भी हमारा यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया। कोई ड्यूटी एंटाइटलमेंट स्कीम होती है, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम होती है, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट स्कीम होती है, उनके तहत भी अगर आपको कोई पैसा मिलता है तो वो भी आपका यहाँ टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। उसके बाद है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रिक्विजिट। कोई बिजनेस के अंदर कोई बेनिफिट और प्रिक्विजिट आपको मिला है तो वो भी यहाँ टैक्सेबल होता है। रिसिप्ट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। फर्म के पार्टनर को फर्म से जो कोई भी रिसिप्ट मिलती है, यानी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, पार्टनर को जो कुछ भी मिलता है वो यहाँ टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड में। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के केस में कहता है कि हमने वहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में भी बात की थी कि अगर हमारा पर्पस क्या है सिक्योरिटीज़ को खरीदना बेचना, तो उस केस में हमारा वो बिजनेस हो गया, तो उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर हमारा पर्पस क्या है कि सिक्योरिटीज़ को सिर्फ अपनी सेविंग पर्पस या इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदना है, तो उसका इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, कोई सम रिसीव हुआ है, बोनस भी इंक्लूड हुआ है, तो वो भी आपका यहाँ टैक्सेबल हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अब आपको कोई राशि प्राप्त हुई है, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड, एनी बिजनेस और प्रोफेशन नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस। कि हमें ना कोई भी एक्टिविटी ना करने से, जैसे ना मैं एक हरियाणा में बिजनेस कर रही हूँ और कोई दूसरा जो है बिजनेसमैन है वो भी हरियाणा के अंदर करना चाहता है, अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो मैं दूसरे बिजनेस से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ कि आप हरियाणा में बिजनेस अपना मत करो, और उसके बदले में ना हमारे दोनों में एग्रीमेंट हो जाता है कि आप अपना प्रोडक्ट मेरी मार्केट में मत लॉन्च करो, उसके बदले में मैं आपको एक कॉम्पनसेशन अमाउंट पे कर दूंगी। तो जो कॉम्पनसेशन अमाउंट जिस पर्सन को रिसीव होती है वो उसके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। या फिर हम क्या देते हैं कि हम अपना नो हाउ, कॉपीराइट वगैरह, फ्रेंचाइजी लाइसेंस शेयर करते हैं किसी के साथ में, और उसको बेचने से जो इनकम आएगी वो भी यहाँ पर टैक्सेबल होगी हमारी। या फिर हम ये भी एग्रीमेंट कर लेते हैं किसी के साथ में, या फिर हम ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जैसे कोई अदर बिजनेस है और उनके पास एक बहुत अच्छा लाइसेंसिंग ब्रांड है, वो ब्रांड क्या करते हैं, वो लाइसेंस जो है ब्रांड का या ट्रेडमार्क का या नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट का किसी अदर पर्सन को सेल करके अपनी फ्रेंचाइजी बढ़ा लेते हैं। तो हम उस पर्सन दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप अपना नो हाउ, आप अपने जो है मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर पेटेंट किसी अदर पर्सन के साथ शेयर नहीं करोगे, जिससे कि हमारे बिजनेस को लॉस ना हो।
तो उसके बदले में भी जो कंपनसेशन रिसीव होगा उस पर्सन को, उसके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। तो ये सारे रेवेन्यूज़ होते हैं जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होते हैं कि आप कोई सामान बेच के कुछ कमा रहे हो, कोई कंपनसेशन मिल रहा है, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज़ मिल रही है, या फिर आपको कोई भी किसी चीज़ को ना बेचने के बदले में कोई कॉम्पनसेशन मिला है, या पार्टनर की सैलरी मिल रही है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, ट्रेड एसोसिएशन का पैसा है, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो पैसा आ रहा है, कोई बेनिफिट और प्रिक्विजिट की मनी आ रही है, तो ये सभी मनी कहाँ टैक्सेबल होंगी, आपकी पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होंगी। अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। पीजीबीपी हेड में टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना प्रॉफिट है उसके अंदर क्या कर देते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस जो डिसअलाउड है लेकिन चार्ज कर रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो वापस से ऐड कर देंगे, और जो नहीं घटा रखे हैं उनको घटा देंगे। वैसे ये आप लोगों के लिए ज़्यादा कंपलसरी नहीं है करना, सिर्फ इतना समझिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम सेकंड मेथड अप्लाई कर लेते हैं। जितने भी इनकम्स हैं सबको ऐड कर दो, जितने खर्चे हैं उनको घटा दो, आपकी पीजीबीपी ऐड की टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। सेकंड मेथड तो ये कह रहा है। फर्स्ट मेथड ये कह रहा है कि आपने ऑलरेडी अकाउंट्स में से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में से नेट प्रॉफिट उठाया, नेट प्रॉफिट में इनकम टैक्स के अंदर जो खर्चे घटाने वाले नहीं है, यानी कि डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, और आपने जो घटा रखे हैं आप वापस से उन एक्सपेंडिचर को क्या कर दोगे, आपने घटा रखे हैं तो ऐड कर दोगे, और जो इनकम्स हैं डिसअलाउड है और आपने इनकम ऐड कर रखी है तो आप वो लेस कर दोगे। ऐसे ऐड लेस करने के बाद आप फाइनली कहाँ पहुँच जाते हो, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। और सेकंड मेथड में मैंने जनरली बता ही दिया आपको, इनकम सारी ऐड कर दो, उसमें से एक्सपेंडिचर सारे लेस कर दो, आपका आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब देखिए डिडक्शंस एक्सप्रेसली अलाउड, सेक्शन 30 to 37। सेक्शन 28 क्या थी, आपकी इनकम से रिलेटेड थी, रेवेन्यू वाली। कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो एक्सपेंडिचर है जो अलाउड होते हैं आपके बिजनेस में। सबसे मेन मोटी कहानी होती है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से खर्चे अलाउड होते हैं। भाई इनकम्स तो हैं, भाई ठीक है 5 करोड़ की सेल कर ली, अब सेल में से खर्चे भी तो हुए होंगे, भाई वर्कर को सैलरी भी दी है, हमने सामान भी खरीद के लाए, रॉ मटेरियल खरीद के लाए, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस में, तो कौन कौन से घटा सकते हैं। एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, रेंट, रिपेयर, लैंड रेवेन्यू, लोकल टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, कि आपने अगर जो बिल्डिंग है जिसके अंदर आपका सामान बन रहा है उसका रेंट पे किया है, या रिपेयर के लिए खर्चा किया है, या फिर आपने कोई टैक्स पे किए हैं, या फिर आपने कोई बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया, आप वो घटा सकते हो। दूसरा, एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, रिपेयर्स और इंश्योरेंस प्रीमियम। पहला था बिल्डिंग के ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो खर्चा था, दूसरा है प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर के रिपेयर से रिलेटेड खर्चा है, ये भी घटा सकते हो। तीसरा है डेप्रिसिएशन, आप लेस कर सकते हो, जो भी हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट की रेट्स डिस्कस की हैं, आप उन रेट से डेप्रिसिएशन का क्लेम कर सकते हो। फोर्थ है डिडक्शन रिगार्डिंग डिपॉजिट इन टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट और रबर डेवलपमेंट अकाउंट। डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस विच एवर इज लेस। कहता है कि अगर आपने अपनी मनी को टी डेवलपमेंट, कॉफ़ी डेवलपमेंट या रबर डेवलपमेंट अकाउंट में जमा कराया पैसा, तो कितनी डिडक्शन मिलेगी उस पैसे की, जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया, या फिर पूरे बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 40%, इन दोनों में से जो कम होगा आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर। अगर आपने ये डिडक्शन है, डिडक्शन रिगार्डिंग डिपॉजिट इन स्पेशल अकाउंट फॉर प्रोस्पेक्टिंग फॉर और एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, अगर आप नेचुरल गैस वाली स्कीम के अंदर जमा करवा रहे हो पैसा, तो जितना जमा करवाया और 20% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज लेस, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपको ये रेट्स याद रखनी है कि कितनी कितनी रेट से जमा करवा रहा है, कितनी से आपको डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन के एक्सपेंडिचर यानी कि आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में काम कर रहे हो और वहाँ पर आपको क्या करना है, लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेना और आपने एक्सपेंडिचर पे किए तो आपको उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद चलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर भी आपको 100% की छूट मिलेगी, लेकिन आप इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके अकाउंट ऑडिटेड होने चाहिए। उसके बाद है पेमेंट टू रूरल डेवलपमेंट फंड, नेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, 100% की डिडक्शन अलाउड है अगर आप यहाँ पर पेमेंट कर देते हो तो इन फंड्स के अंदर, या फिर आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया है या स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, तो यहाँ पर भी आपको 100% एक्सपेंडिचर की छूट मिलेगी, जितना आपने पे किया पूरे के पूरा आप डिडक्ट कर सकते हो।
उसके बाद है डिडक्शन टू एन इंडियन कंपनी और रेसिडेंट इन इंडिया रिगार्डिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के जो खर्चे होते हैं, लाइक प्रमोशन का, इनकॉर्पोरेशन का, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ये सारे खर्चे होते हैं आपके कैपिटल इशू के लिए जो शेयर वगैरह इशू किए जाते हैं। प्रीलिमिनरी जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी आप छूट ले सकते हो 5 प्रीवियस ईयर अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। एक स्पेसिफाइड लिमिट तक आप पिछले 5 साल 5 प्रीवियस ईयर तक उसकी डिडक्शन ले सकते हो। अमलगामेशन के केस में क्या होता है कि मान लीजिए 2 कंपनियों का अमलगामेशन हुआ है, एक कंपनी में लॉस था, एक ने दूसरी को एक्वायर कर लिया है, तो आपके पास जो वो लॉस है या फिर जो भी आपने इससे रिलेटेड डिडक्शन लेनी है वो आप 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। वॉलेंट्री रिटायरमेंट के केस में क्या है कि जैसे हमने हमारी कंपनी ने स्कीम लॉन्च कर रखी है वीआरएस की, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। कि वीआरएस की स्कीम के अंदर क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को ऑप्शन देते हैं कि आप भाई प्री रिटायरमेंट ले लो, 60 साल की एज में रिटायरमेंट होना है, आप 50 साल में 55 साल में रिटायरमेंट ले सकते हो। तो उस पर कंपनी आपको एक कॉम्पनसेशन अमाउंट देती है, तो वो कॉम्पनसेशन अमाउंट भी कंपनी क्या करती है अपने एक्सपेंडिचर में दिखा सकती है। कैसे घटाएगी? 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट में घटा सकती है वो। क्लियर? सॉरी 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में घटा सकती है, 10 नीचे वाला था। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में लेस कर सकते हैं, जैसे 10 लाख की है टोटल तो हर साल 2-2 लाख रुपए घटाती रहेगी कंपनी। उसके बाद है डिडक्शन टू बी एन इंडियन कंपनी और रेसिडेंट इन इंडिया रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग ऑफ माइनरल्स। ये जो मिनरल्स होते हैं इनको प्रोस्पेक्ट करने के लिए जो बिजनेस किया जाता है उससे रिलेटेड भी जो डिडक्शन है वो 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट में घटा सकते हो। उसके बाद अदर डिडक्शन में इंश्योरेंस प्रीमियम आपने करवा रखा है, स्टॉक का, हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़ का, बोनस, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोव्ड कैपिटल है कि भी आपने लोन ले रखा है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या जीरो कूपन बॉन्ड है जो लेकिन आप उसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, सुपर एनुएशन फंड में, ग्रेचुटी फंड में जितनी भी अमाउंट डाली गई है आपने जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉयर उसकी डिडक्शन ले सकता है। एनिमल से रिलेटेड कोई लॉस हो गया बिजनेस और प्रोफेशन में, जैसे कि एनिमल्स डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है, वहाँ एनिमल्स हमारी एसेट होती है, अगर एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो जितना भी लॉस होगा बिजनेस को आप वो भी लेस कर सकते हो। बैड डेप्ट्स हैं, अगर किसी डेटर ने हमें पैसा नहीं दिया तो वो लॉस भी हम लेस कर सकते हैं। बैंक से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई प्रोविज़न बना रखा है बैड और डाउटफुल डेट्स का तो हमें उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी भी। हर साल हम कुछ ना कुछ अमाउंट अपने प्रोविज़न में डालते रहते हैं और हम अपने बिजनेस के एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हैं उसको। अगर कंपनी ने कोई स्पेशल रिजर्व क्रिएट कर रखा है तो वो भी उसकी भी डिडक्शन आप ले सकते हो। कितनी ले सकते हो? रिजर्व क्रिएटेड बाय स्पेशल डिडक्टिबल एंटिटी 20% ऑफ प्रॉफिट अमाउंट क्रेडिटेड टू रिजर्व विच एवर इज लेस। कहता है कि जितना आपने रिजर्व में डाला और 20% ऑफ प्रॉफिट दोनों में से जो कम होगा आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं और भी एक्सपेंडिचर अभी हमारे बचे हुए हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग के ऊपर हमने कोई प्रोजेक्ट मॉडल इशू किया है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। उस एक्सपेंडिचर की आप 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट लेस कर सकते हो। जैसे 10 लाख का मॉडल इशू किया तो 2-2 लाख हर साल आप लेस कर सकते हो। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि आप जनरली कैंपेन चलाते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, आप हर साल घटा सकते हो। एक्सपेंशन इन कनेक्शन विद इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स है, जैसे कि हम बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और उसका जो टैक्स कटता है वो, अमाउंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सिक्योरिटीज़, या फिर पेंशन स्कीम है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको पेंशन देनी पड़ती है, उसकी कोई स्कीम है उसके अंदर एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है तो वो पैसे की डिडक्शन ले सकता है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के केस में अगर कंपनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करती है, अगर साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खर्च किया जा रहा है तो भी 100% की डिडक्शन ले सकते हो। सोशल और स्टैटिस्टिकल पर है तो भी 100% की डिडक्शन है। खुद की कंपनी के अंदर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हम कोई रिसर्च कर रहे हैं उस पर ऊपर जो खर्चा लग रहा है उसकी भी 100% डिडक्शन होती है। याद रखना पहले ये डिडक्शंस किसी में 200% थी, किसी में 150% थी, अब नए अमेंडमेंट के साथ ये डिडक्शन 100% कर दी गई है। उसके बाद जनरल डिडक्शंस की बात करती हूँ। कोई भी पर्सनल नेचर की डिडक्शन आप नहीं घटा सकते, कोई भी अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आप नहीं घटा सकते। जो भी डिडक्शन आप लोगे वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? उसके बाद बात करते हैं हम डिडक्शंस एक्सप्रेसली डिसअलाउड एट ए ग्लांस। अब कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो कि डिसअलाउड है? फॉर ऑल एसएससी, सभी करदाताओं के लिए
एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इन एनी सोविनियर पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का जो, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, उनका अपना एक सोविनियर छपवाती है, एक मतलब प्रोस्पेक्ट कह सकते हो छपवाती है कि फ्यूचर में हम ये काम करेंगे, और आपने उसके अंदर पैसा लगा दिया तो आप उसको अपने बिजनेस के खर्चों में नहीं घटा सकते। दूसरा है कि आपने किसी पर्सन को आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर दिया और जिसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं किया है, और उस पेमेंट के दौरान जो खर्च हुआ है या जो पेमेंट किया आप उसको नहीं घटा सकते। तीसरा है कि अगर आपने TDS डिडक्ट कर लिया है लेकिन आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया है तो भी आप कुछ भी डिडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस केस में क्या होगा, सिर्फ 30% ही अलाउड होता है। फिर है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को भी आप नहीं घटाओगे, ये पर्सनल टैक्स हो जाता है। उसके बाद है जी आपका टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर वॉलेंट्री ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिक्विजिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। हम पहले भी पढ़ चुके हैं सैलरी एड के अंदर कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय की प्रिक्विजिट की अमाउंट पर टैक्स पे कर देता है तो वो भी लेस नहीं होगा बिजनेस हेड में। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्स के लिए। फॉर्म के लिए क्या है, सैलरी, बोनस, रेम्युनरेशन, कमीशन टू वर्किंग पार्टनर। ABC 3 पार्टनर है, ABC तीनों को रेम्युनरेशन मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रही है, वर्किंग पार्टनर्स है तीनों। इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है तो वो नहीं घटेगा। अब लिमिट कितनी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन टू पार्टनर, अगर वो 12% से ज़्यादा हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन तो वो भी डिसअलाउड हो जाता है, 12% तक अलाउड होता है। अब यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट की बात की गई है, तो लिमिट कैसे पता चलेगी कि अगर बुक प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, मान लीजिए 10 लाख बुक प्रॉफिट है, तो पहले 3 लाख रुपए का जो बुक प्रॉफिट है उसमें से 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, और बाकी बैलेंस पर 60%। तो ये हमारी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट निकलती है। इस लिमिट के अकॉर्डिंग आप घटा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं घटा सकते। क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि बुक प्रॉफिट की लिमिट कितनी है, 3 लाख रुपए फर्स्ट है, फिर बैलेंस पे कितना है, 60% है। तो ये बस ये डेटा याद करने वाली बात है और कुछ ज़्यादा याद नहीं करना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिजनेस के केस में भी आप कुछ नहीं लेस कर सकते, ना सैलरी, ना बोनस, ना कमीशन। तो भैया आपका ना ये ट्रिकी सा लग रहा होगा कि मैम ने इतना कुछ बता दिया, ये लेस कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं, आपको याद करना ही करना पड़ेगा। रेट्स, सेक्शंस, डिडक्शंस ये लर्न करनी पड़ेंगी। एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टिबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस। अब कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो नहीं घटा सकती। एक मोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूट मैं एक बता देती हूँ, ड्राइंग, पर्सनल एक्सपेंडिचर, जो हमने चैरिटी कर दी बिजनेस ने वो भी लेस नहीं कर सकते हम। फैमिली फ्रेंड्स को गिफ्ट दे दिए वो भी लेस नहीं कर सकते। पुराने कोई लॉसेस हैं वो भी नहीं घटाएंगे। गुडविल को एक्विजिशन करने में जो पेमेंट की वो भी लेस नहीं करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करने में जो पेमेंट किया वो भी लेस नहीं करेंगे। कोई अनअप्रूव्ड फंड में कोई पैसा लगा दिया वो भी लेस नहीं होगा। और आपने क्या किया है, खाली प्रोविज़न बनाया ग्रेचुइटी के लिए, लेकिन आपने फंड में कोई पैसा नहीं डाला, तो मियर प्रोविज़न इज़ नॉट अलाउड हेयर। पैसा डाला होता तो अलाउड होता, लेकिन खाली यहाँ प्रोविज़न बना के छोड़ दिया तो वो अलाउड नहीं है। पेमेंट टू रिलेटिव, रिश्तेदार को पेमेंट कर रहे हो तो वो भी अलाउड नहीं है। अब एक चीज़ बच गई कि कैश में अगर आपने 10,000 और 35,000, 10,000 किस केस में, नॉर्मल केस में, और 35,000 अगर आप गुड्स को परचेज कर रहे हो, कोई लीजिंग हायरिंग का केस है उस केस में 35,000। अगर आपने 10,000 से ज़्यादा, जैसे कि किसी को मजदूरी देनी है आपने कैश में दे दी 10,000 से ज़्यादा, या गुड्स खरीदनी है 35,000 से ज़्यादा कि आपने कैश में ले ली, तो उस केस में ये डिसअलाउड हो जाता है, आप नहीं घटा पाओगे। जनरली आप वर्कर की वेजेस भी घटाते हो, माल खरीदते हो वो भी घटाते हो, लेकिन अगर आपने कैश में पेमेंट कर दी तो आप फिर वो भी नहीं लेस कर पाओगे। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट PGBP का। आई होप आपको ठीक लगा होगा। आप इसको रिवाइज कीजिए बार बार, 2 से 3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए आगे, और एक हमारा कैपिटल गेन हेड है उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी।